हम देखते हैं सैन फर्नांडो वैली, जो लॉस एंजलिस के 16 किलोमीटर नॉर्थ में है। सड़क पर हम यंग नेटली को अकेली गाड़ी चलाते हुए देखते हैं जब अचानक एक लैंडस्लाइड होता है और पत्थरों का गिरना उसकी कार से टकराकर उसे ऊंची जगह से नीचे धकेल देता है। गिरने के बाद नेटली किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसकी कार अभी भी और नीचे गिरने वाली है। कुछ ही पलों बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और एक रिपोर्टर फायर फाइटर्स का इंटरव्यू लेता है, जिनमें से एक का नाम जॉब्स है और दूसरे का मार्कस। वे अपने चीफ को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फायर चीफ रे, जिनके रिकॉर्ड में 600 से ज्यादा रेस्क्यूज हैं। वे नेटली को बचाने के लिए मौके पर पहुंचते हैं, जिसकी कार अब गिरने वाली है। रे ध्यान रखता है और हेलीकॉप्टर को कैसे आना है बताता है। उसकी टीम रेस्क्यू शुरू करती है और नेटली को लेने के लिए नीचे उतरती है। जॉब्स कार से केबल जोड़ता है, लेकिन वह फिसल जाती है और वह फंस जाता है, जिससे रे खुद रेस्क्यू करने लगता है। वह जल्दी से नेटली को पकड़ता है और सभी को कहता है कि कार का केबल काट दें, जिससे जॉब्स आजाद हो जाता है और सबकी जान बच जाती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर लॉरेंस लोगों को अर्थक्वेक्स की ताकत के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि जापान में हुए एक अर्थक्वेक ने इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई कि उसने एक पूरे आइलैंड को उसके असली स्थान से लगभग 2 मीटर तक हिला दिया। वह बताते हैं कि अब तक दर्ज सबसे बड़े अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.5 था, जिसने 20 मीटर से भी ऊंची सुनामी पैदा कर दी थी। अपनी रिसर्च में उन्होंने यह भी पाया कि कैलिफोर्निया के नीचे चलने वाली सैन एंड्रियास फॉल्ट पर हर 150 साल में अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि ये घटनाएं अब समय से पहले हो चुकी हैं। बस समय की बात है जब पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेट्स पर नया झटका आएगा। साइज्मोलॉजी लैब में रिसर्चर किम लॉरेंस को कुछ मैग्नेटिक डेटा दिखाते हैं जो उनके सेंसर्स ने लास वेगस के आसपास रिकॉर्ड किए थे और इससे पहले वहां हल्की धरती हिली थी। इस जानकारी की मदद से वे अगली अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए किम कहता है कि उन्हें उसी इलाके की जांच करनी चाहिए। घर पर रे अपनी बेटी ब्लेक को कॉल करता है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। माता पिता के डिवोर्स के बीच रे थोड़ी देर अपनी बेटी की चीजों को देखता है और उसे एक प्यारी यादगार चीज मिलती है, वो समय जब वे पूरी फैमिली के साथ खुश थे। एक डैम पर पहुंचकर दोनों रिसर्चर अपने डिवाइस चेक करते हैं और उन्हें खुशी होती है कि झटकों की पहचान सच में हो सकती है। लेकिन अचानक सेंसर पर बहुत तेज मैग्नेटिक सिग्नल आते हैं और तुरंत ही 5.7 का बड़ा अर्थक्वेक दीवारों में गहरी दरारें डाल देता है। लोग डर के मारे भागते हैं और जब किम बचने की कोशिश करता है, वह देखता है कि सब कुछ गिर रहा है। वह एक छोटी लड़की को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन वह लॉरेंस तक नहीं पहुंच पाता। वह लड़की को अपने साथी के पास फेंक देता है, लेकिन स्टील की बार में फंस जाता है और अफसोस की बात यह है कि पानी में आए मलबे के साथ बह जाता है, जिससे उसका दोस्त बहुत परेशान और दंग रह जाता है। उधर रे को इस हादसे की खबर मिलती है। फिर वह ब्लैक के घर जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ एम्मा अपने नए पति डैनियल के साथ रहती है। रे ब्लैक से माफी मांगता है कि वह उसे वॉलीबॉल गेम पर नहीं ले जा सका। तभी डैनियल कहता है कि वह वर्क ट्रिप पर जा रहा है और ब्लैक को कॉलेज छोड़ देगा। ब्लैक मान जाती है। वे अलविदा कहते हैं और जाने से पहले रे अपनी बेटी की साइकिल एम्मा के पास छोड़ देता है और एम्मा उस पर सहमत होती है कि वह भेजे हुए पेपर्स पर साइन करेगी। रे निराश होकर चलता है, फिर भी यह उम्मीद रखता है कि शायद उनका मेल मिलाप हो सके। फायर स्टेशन में रे उस बुरी घटना का जायजा लेते हैं जो डैम के पानी के कारण हुई, जिसने आसपास के शहरों को बहा दिया। अब उन्हें तुरंत रेस्क्यू शुरू करना होता है। दूसरी तरफ डैनियल अपने प्राइवेट जेट में ब्लेक को वो सैन फ्रांसिस्को का सबसे ऊंचा और शानदार बनने वाला टावर दिखाता है, जो इस शहर की नई पहचान बनने वाला है। वे दोनों डैनियल की कंपनी पहुंचते हैं और ब्लैक रिसेप्शन में इंतजार करने लगती है। उधर किम की याद में लॉरेंस एक जरूरी इंटरव्यू देने का फैसला करता है, ताकि अपने गुजर चुके दोस्त के काम को सबके सामने ला सके। अचानक उसके टीम के लोग उसे बुलाते हैं और डेटा दिखाते हैं, जो साबित करता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट पर बड़े झटके आने वाले हैं। लॉरेंस मैप्स को देखकर जानकारी समझता है और प्रेडिक्ट करता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जल्दी ही कोलैप्स होने वाली है। वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं और लॉरेंस तुरंत आदेश देता है, सबको अभी यहाँ से निकलो। डैनियल की बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क पर ब्लेक की मुलाकात एक युवा लड़के बेन से होती है, जो अपनी जॉब इंटरव्यू को लेकर नर्वस है। थोड़ी ही देर में बेन का भाई अली भी वहां पहुंच जाता है। अपने शर्मीले भाई को देखते हुए अली मजाक में ब्लैक से उसका नंबर मांग लेता है, जिससे बेन और ज्यादा घबरा जाता है। अली की बात से बेन की शर्म और बढ़ जाती है। बेन को उसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अली वहीं रहता है और ब्लेक से बात करता है। इसी बीच जब एमा एक बिजनेस वुमन से बात कर रही होती है, रे उसे कॉल करता है और अपने पहले के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह उसे माफ कर देती है, लेकिन अचानक सब कुछ हिलने लगता है और बिल्डिंग झूलने लगती है। एमा डर जाती है और रे को अपनी लोकेशन बता देती है, इसलिए वह वहां की ओर निकलता है। रास्ते में उसे तबाही की शुरुआत साफ दिखाई देने लगती है। लैब में लॉरेंस अर्थक्वेक के खतरे को समझता है और प्रिडिक्ट करता है कि रिक्टर स्केल पर इसकी मैग्नीट्यूड 6 से 11 के बीच हो सकती है। सबसे बुरा अभी आने वाला है, क्योंकि डेटा दिखाता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट इसके असर में आएगा। इसी बीच ब्लैक अली को अलविदा कहकर डैनियल के साथ निकलती है, लेकिन पार्किंग में अचानक जोर का झटका लगता है और डर के मारे वो तेजी से कार भगाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इमारत को भारी नुकसान पहुंचता है और उनकी कार टकरा जाती है। ड्राइवर कुचल जाता है और ब्लैक पीछे की सीट में फंस जाती है। डैनियल बाहर निकलता है और मदद लाने का वादा करके चला जाता है, जिससे ब्लैक और ज्यादा डर जाती है। वह एक सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगता है, लेकिन चारों तरफ हमला बोलती अफरा तफरी है।
भीड़ कुचल रही है, दीवारें टूटती गिर रही हैं और कई लोग वहीं मरते जा रहे हैं। अपनी जान के डर से डैनियल इमारत छोड़कर भाग जाता है। ये देखते ही बेन समझ जाता है कि ब्लैक अकेली है और वह उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। हेलीकॉप्टर में वापस रे देखता है कि पूरा शहर हिल रहा है और बिल्डिंग्स गिर रही हैं। एमा लोगों को छत पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। भीड़ की अफरा तफरी के बीच एम्मा किसी तरह छत तक पहुंच जाती है, लेकिन इमारत लगातार टूटती रहती है और मलबे के साथ वह कई मंजिल नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से वह बच जाती है और रे के लिए दिखने वाली किसी सुरक्षित जगह तक चढ़ जाती है, जो जल्द ही उसे बचाने पहुंचता है। रे रेस्क्यू बास्केट नीचे फेंकता है और जब उसके पास वाली बिल्डिंग गिरने लगती है, एम्मा दौड़ती है और बास्केट पकड़ने में कामयाब हो जाती है, इससे पहले कि सब कुछ उसके ऊपर गिर जाए। फिर रे एम्मा को अंदर ले जाता है और सिटी के बर्बाद होने के बीच गिरती हुई बिल्डिंग से बचते हुए उड़ जाता है। अर्थक्वेक के बाद ब्लेक के पास लौटकर वह अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें अपने खतरे के बारे में बताती है, साथ ही अपनी लोकेशन देती है। कॉल कटने से पहले रे एमा को बताता है कि वह उनकी बेटी को बचाने जा रहा है। ब्लेक डर गई है, लेकिन खुशकिस्मती से बेन और उसका भाई उसे ढूंढ लेते हैं। वे अपनी ताकत से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार के ऊपर मलबा बहुत भारी है। बेन तुरंत दिमाग लगाता है और हाइड्रोलिक टूल से मलबा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काफी नहीं पड़ता। लेकिन दिमाग लगाकर वह कार के टायर की हवा निकाल देता है। कार नीचे झुक जाती है और ब्लैक को चलने से पहले खुद को बाहर निकाल लेती है। सब सुकून की सांस लेते हैं और ब्लैक उनका शुक्रिया करती है, लेकिन खतरा अभी भी सामने है। उन्हें फौरन बिल्डिंग से निकलना होगा। बाहर सड़कों पर मलबा लोगों को कुचल रहा है और ये तीनों लैब के एक सुरक्षित हिस्से में छिप जाते हैं। लॉरेंस को खबर मिलती है कि अर्थक्वेक 9.5 का था और मैग्नेटिक रीडिंग साफ बताती हैं कि सबसे बड़ा झटका अभी आने वाला है। तीनों एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पहुंचते हैं ताकि किसी से बात हो सके और वो अपने माता पिता से बात कर लेते हैं। ब्लैक बताती है कि डैनियल उसे छोड़कर भाग गया, जिससे एम्मा बहुत दुखी होती है। रे ब्लैक से कहता है कि वह किसी ऊंची जगह पर पहुंचे ताकि वह उसे बचाने आ सके। उधर शहर की सड़कों पर डरपोक डैनियल अपने आप को बचाने के लिए एक आदमी को मलबे की तरफ धक्का दे देता है, जहां लोग बुरी तरह कुचले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में रे और एम्मा देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है और अचानक हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। रे की बेहतरीन पायलट स्किल की वजह से हेलीकॉप्टर एक स्टोर में सुरक्षित उतार दिया जाता है। वो जल्दी से कपड़े उठाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें एक चोर की कार मिल जाती है, जिसे वो ले लेते हैं, लेकिन निकलने से पहले एक बंदूक लेकर खड़ा लुटेरा रे को धमका देता है। रे तुरंत बंदूक छीनकर उस आदमी को काबू में कर लेता है और कार चालू करके निकल पड़ता है। उधर कैलिफोर्निया के टीवी चैनलों पर लॉरेंस लाइव सबको चेतावनी देता है। वह चेतावनी देता है कि झटके अभी खत्म नहीं हुए, एक और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और उसका सेंटर सैन फ्रांसिस्को होगा। सड़क पर चलते हुए दोनों कार में बात कर रहे होते हैं। तभी एम्मा कुछ अजीब देखने को कहती है तो रे कार रोककर बाहर आता है। जमीन में एक विशाल दरार फैली है जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है और आगे जाने का रास्ता रोक रही है। रे कार पीछे मुड़ता है और पास खड़े एक बुजुर्ग जोड़े से पूछता है, कोई दूसरा रास्ता है? बुजुर्ग आदमी जवाब देता है, सिर्फ पीछे 100 किलोमीटर। रे उस बुजुर्ग आदमी की टोपी पहचान लेता है और उससे स्काई डाइविंग स्कूल का रास्ता पूछता है। रास्ता दिखाने के बदले में रे और एम्मा अपनी कार उन्हें दे देते हैं। स्काई डाइविंग स्कूल पहुंचकर रे को एक छोटा हवाई जहाज मिल जाता है, जिससे वो अपनी यात्रा जारी रखने वाले हैं। ईंधन भरते समय रे एम्मा से माफी मांगता है। वो मानता है कि उनके अलग होने में उसकी भी गलती थी। फिर वह उस दिन को याद करता है जब वो अपनी दूसरी बेटी को बचा नहीं पाया और आज तक खुद को दोष देता है। उस सदमे ने रे को अंदर से तोड़ दिया। वह खुद को ही दोष देता रहा और सबसे दूर होता चला गया। एम्मा उसे सहारा देती है और कहती है कि ये उसकी गलती नहीं थी। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ब्लैक को ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। सैन फ्रांसिस्को में वहीं दूसरी तरफ ब्लैक, बेन और अली भीड़ के साथ सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक फायर ट्रक मिलता है, जहां से वे दवाइयों का सामान और एक रेडियो उठा लेते हैं। जिस ऊंची जगह पर वो जा रहे थे वहां तक का रास्ता तबाही से बंद हो चुका है, इसलिए अब उन्हें किसी दूसरी जगह जाना होगा। बेन देखता है कि लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और कहता है कि उन्हें भी वहीं जाना चाहिए, लेकिन ब्लैक जिद पर रहती है। उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। अली भी कहता है कि ऊंची जगह पर जाना ही ठीक है और ब्लैक की बात मानने का फैसला करता है। रे और एम्मा शहर के ऊपर उड़ते हुए एयरपोर्ट पर फैली पूरी तबाही देखते हैं, जहां उतरना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तभी रे एक बेसबॉल स्टेडियम देखता है और समुद्र की तरफ उतरने के लिए कहता है। रे और एम्मा स्टेडियम में कूदने की तैयारी करते हैं। रे एम्मा को अपने साथ बांधता है और दोनों सुरक्षित तरीके से बेसबॉल स्टेडियम में कूद जाते हैं। उधर सबको एक और बड़ा झटका महसूस होता है, लेकिन लॉरेंस बताता है कि सबसे बड़ा खतरा अभी सैन फ्रांसिस्को में आएगा। इसी बीच ब्लैक, बेन और अली एक ऊंची जगह की ओर चढ़ रहे होते हैं। तभी ब्लैक को डैनियल की बिल्डिंग पास ही दिखाई देती है। अचानक फिर से जोरदार झटका आता है और शहर में और भी तबाही मच जाती है। अफरातफरी में बेन के पैर में शीशा घुस जाता है और ब्लैक अली को संभाले रखती है जब इमारतें रेत के ढेर की तरह गिरने लगती हैं। पुल बीच से टूट जाते हैं और पूरा शहर लहरों की तरह हिल उठता है। रे लोगों को सुरक्षित जगह की ओर ले जाने की कोशिश करता है और एक छोटी बच्ची को मौत से बचा लेता है। धूल बैठने के बाद रे और एम्मा पूरी तरह बर्बाद शहर में खड़े मिलते हैं। बेटी को लेकर सबसे बुरा डर उन पर हावी है।
पर हार माने बिना रे बोट से शहर में तलाश करने का फैसला करता है। उधर ब्लैक बेन के पैर से शीशा निकालती है और उसका जख्म बांध देती है। उधर कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लॉरेंस डेटा देखता है और पता चलता है कि झटके की ताकत 9.6 थी, इतिहास का सबसे बड़ा अर्थक्वेक। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। रे देखता है कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है, जिसका मतलब है सुनामी आने वाली है। उन्हें फौरन समुद्र वाले हिस्से से निकलना होगा। पूरे शहर में अलार्म बज उठता है और ये सुनकर ब्लैक, बेन और अली तेजी से बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बोट पर रे दूर से आती बहुत बड़ी सुनामी को देख लेता है। उसे समझ आता है बचने का एक ही तरीका है, लहर टूटने से पहले उससे आगे निकल जाना। रे पूरी रफ्तार से बोट को मोड़ता है, यहाँ तक कि बोट करीब 90 डिग्री तक झुक जाती है। अचानक उसके सामने एक विशाल जहाज आ जाता है, लेकिन रे बहुत कम फासले से उसे बचा लेता है। उधर डैनियल गोल्डन गेट ब्रिज पार कर रहा होता है, तभी सुनामी से धक्का खाया हुआ वही बड़ा जहाज ब्रिज से जोरदार टक्कर कर देता है। ब्रिज टूट जाता है और एक कंटेनर गिरकर डैनियल को कुचल देता है। फिर विशाल लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है, यहाँ तक कि दो बुजुर्ग जो एक दूसरे को गले लगाकर अपनी आखिरी सांस लेते हैं। शहर के बीचों बीच लोग भी लहर की चपेट में आ जाते हैं और जहाज उनके ऊपर गिरते चले जाते हैं। वापस ब्लैक, बेन और अली पर वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। वो नीची मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जल्द ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शीशे के पार उन्हें बहुत बड़ी लहर इमारतों को गिराती हुई नजर आती है और वही लहर उनकी बिल्डिंग से भी टकरा जाती है। क्योंकि वो नीचे की मंजिल पर होते हैं, पानी अंदर घुसकर उन्हें बहा देने वाला होता है, पर ये तीनों कसकर पकड़ लेते हैं और अभी के लिए बच जाते हैं। रे डूबे हुए शहर में पहुंचता है, चारों तरफ पूरी तबाही है, फिर भी उसे उम्मीद है कि उसकी बेटी जिंदा मिलेगी। खुशकिस्मती से ब्लैक, बेन और अली सुरक्षित हैं। वो ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ जाते हैं, जहां अली काम की चीजें ढूंढने लगता है। बेन ब्लैक को देखता है और उसकी हिम्मत और समझदारी देखकर हैरान रह जाता है। दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं, जिसे देखकर अली खुश हो जाता है। आखिर उसके भाई को कोई अपना मिल ही गया। जब बेन पानी लेने जाता है, वह दो लोगों को बोट में आते हुए देखता है। ब्लैक देखने जाती है और उसे समझ आता है वो उसके अपने माता पिता हैं, लेकिन रे उन्हें देख नहीं पाता और बोट आगे ले जाता है। अचानक एक हरी रोशनी रे और एम्मा की नजर में आती है। वे पलटकर देखते हैं, उनकी बेटी बिल्कुल पास है। मिलन का खुशियों भरा पल है, लेकिन ब्लैक, बेन और अली अभी भी खतरे में हैं। इमारत जोर से हिलने लगती है और अब धीरे धीरे डूबने भी लगी है। पानी अंदर भरने लगता है, जिससे तीनों में घबराहट फैल जाती है। खुशकिस्मती से बेन अली को पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वह ब्लैक को ढूंढने वापस भी जाना चाहता है, लेकिन पानी जल्दी ही पूरी मंजिल को ढक लेता है। रे एम्मा से कहता है कि वह ब्लैक को बचाएगा, उसे यहीं इंतजार करने को कहता है। वह एम्मा को चूम कर अलविदा कहता है और पानी में गहरा गोता लगा देता है। अंदर ब्लैक टॉर्च लेकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। दरवाजा मलबे से पूरी तरह जाम है। रे ब्लैक को ढूंढ लेता है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेन अली को ऊपर वाली मंजिल पर छोड़ता है और उसे कहता है, तुम यहीं रहो, मैं ब्लैक को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन तभी इमारत और नीचे धंस जाती है। ब्लैक वाली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब जाती है और बेन कुछ भी नहीं कर पाता। अंदर रे और ब्लैक आखिरी सांस लेते हैं। ब्लैक की सांस खत्म होने लगती है और वह नीचे डूबने लगती है, लेकिन रे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबा धक्का देकर हटाने में सफल हो जाता है। आखिरकार रे बेहोश ब्लैक को बचा लेता है और उसे ऊपर वाली मंजिल पर ले आता है। वहाँ उसे बेन और अली मिल जाते हैं और रे वहीं पर अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश शुरू करता है, जबकि इमारत दूसरी इमारत के सहारे अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है और किसी भी पल गिर सकती है। तभी बेन लोहे की पाइप उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर एम्मा फौरन समझ जाती है। वह बोट लेकर शीशा तोड़ती है ताकि अपनी बेटी तक पहुंच सके। सभी बोट में कूद जाते हैं और एम्मा तेजी से आगे बढ़ती है। तभी इमारत उनके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सब जिंदा बच निकलते हैं। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर वे घबराई नजरों से देखते हैं। रे अपनी बेटी को जगाने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। ये गहरी तकलीफ का पल है। उन्हें डर है कि वो अपनी आखिरी बेटी भी खो सकते हैं, लेकिन रे हार नहीं मानता। वह लगातार फर्स्ट एड देता रहता है। आखिरकार ब्लैक दोबारा सांस भरती है और रोते हुए माँ पापा को कसकर गले लगा लेती है। बेन और अली की खुशी वापस लौट आती है और रे की आंखों में सुकून के आंसू। इस बार उसने अपनी बेटी को सच में वापस पा लिया। उधर लॉरेंस भी सुकून की सांस लेता है। आखिर यह भयानक दौर खत्म हो चुका है। दुनिया भर की खबरें तबाही दिखा रही हैं। कुछ घंटे बाद पहाड़ों पर बने आर्मी कैंप में रे, एम्मा और ब्लैक, बेन और अली के साथ सुरक्षित दिखाई देते हैं, जहां लोगों की मदद का इंतजाम किया गया है। वो टूटी बिखरी शहर को देखते हैं, लेकिन साथ ही दूर से आती मदद भी। दूसरे देशों के जहाज लोगों को बचाने पहुंच रहे हैं।